नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट आ गए, आपने देख भी लिए होंगे। हम थोड़ा इस रिजल्टों को समझेंगे और बाद में ये बात करेंगे कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए आने वाले 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए। इसका टारगेट क्या होना चाहिए। हालांकि ये ज़रूरी कि पिछले अगर आप 1 साल का देखेंगे तो 1 साल में बैंक ने करीब करीब दुगने से ज़्यादा कमाई दे दी है। अभी जो इसकी शेयर की प्राइस चल रही है 119 रुपये के आसपास। 1 साल की अवधि में ये करीब 142 रुपये तक भी गया है और इसका 58 रुपये का लो भी रहा है। मतलब 1 साल के अंदर ही कंपनी इस बैंक ने करीब करीब डबल से 3 गुना पैसा कर दिया, लगभग कह सकते हैं कि 58 रुपये से 142 रुपये तक। पूरी लाइफ टाइम का अगर हायर लो देखेंगे तो 280 रुपये का इसका हाई रहा है। तो उस 280 रुपये से अभी बहुत नीचे है। जिसने 280 रुपये में लिया हुआ है शेयर को, वो अभी घाटे में होंगे। लेकिन जिसने भी इसको 7 रुपये में लिया होगा, इसका लो भी रहा, लाइफ टाइम का लो 7 रुपये में लिया होगा, या उसे 2018, 2019, 20, 21 जब भी लिया होगा, तो ये मान के चलिए कि वो अभी मतलब प्रॉफिट में होंगे। तो अभी जो इसका लेटेस्ट जो रेवेन्यू आया वो काफ़ी चर्चित है, क्योंकि सरकारी बैंक का होने के बावजूद भी इतना ज़बरदस्त रेवेन्यू आना और इतना ज़्यादा प्रॉफिट होना अपने आप में एक आश्चर्य होता है। वरना सरकारी बैंक का कि ज़्यादातर रिजल्ट या तो बराबर में होते हैं या थोड़ा बहुत प्लस माइनस चला करता है। लेकिन इस बार देखा जाए तो इसने 3252 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की है। हम इसको समझेंगे इसके रिजल्ट का मायने क्या रहेंगे, क्योंकि बढ़ोतरी हुई है वो 3252 करोड़ रुपये वृद्धि हुई है। क्या होता है कि बैंक के जैसे ना, या किसी भी जगह जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है, साल भर में काफ़ी खर्चे बढ़ जाते हैं बैंक के, ये बढ़े, लेकिन मुनाफे में वृद्धि होना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर मुनाफा इनका बड़ा है 3252 करोड़ रुपये का। इसके अंदर देखा जाए तो मतलब जो 32,166 करोड़ रुपये जो आए हैं इनको मुनाफे में, इसके अंदर कह सकते हैं कि करीब करीब 10,500 करोड़ रुपये तो इनको केवल ब्याज से आए हैं। अगर हम देखे जाए ये क्वार्टरली हम देखे जाए तो पिछले क्वार्टर हम देखेंगे, मार्च क्वार्टर देखेंगे या इसके पहले दिसंबर का क्वार्टर देखेंगे, तो वहाँ से भी कंपनी ने मतलब ज़बरदस्त एक कैसे उछाल कंपनी लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर इसके अंदर तेज़ी आ रही है, मुनाफा बढ़ रहा है इनका, चाहे सालाना आधार पर देखो उसमें बढ़ रहा है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 73% होल्डिंग है कंपनी की। ये बैंकों के क्या है कि इनके ऊपर कर्जा नहीं होता, लेकिन इनके जो बैंक में ज़्यादा पैसा पब्लिक का पड़ा होता है तो वही उसको देनदारी में काउंट होता है। ये जरूर ध्यान रखना, कर्जे लेने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। इनकी मदद करती है आरबीआई, मदद करती है, जो कि इनको लौटाना पड़ता है वापस पैसा, लेकिन बैंक में जो पैसा होता है वो पब्लिक का होता है, तो वो उसी को रूप में देखा जाता है। इसका आरओई अभी डबल डिजिट के कम है, मतलब 8.5 का आरओई है, ईपीएस भी करीब 5.5 का है। तो ये जरूर दोनों चीज़ कम है, इसके अंदर आरओई कम है, लेकिन अभी सुनने में आया कि ये डबल डिजिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं अगले साल जो आरओई। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके जो दूसरे पंजाब हाउसिंग बैंक वगैरह, इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके ब्रांचेस है, तो उसके टोटल अगर हम रेवेन्यू देखेंगे, बात करेंगे तो 1,09,000 करोड़ का रेवेन्यू इनको आया हुआ है। जबकि इसका जो मार्केट कैप है 1,32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ओवरऑल हम देखा जाए कंपनी को देखा जाए तो साल दर साल 10% तक की तेज़ी इसमें आ रही है, जो कि अच्छी बात है। बैंकिंग सेक्टर में अगर इतनी मतलब मुनाफे में तेज़ी आना अपने आप में एक अच्छी बात मानी जाती है। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट किया है पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक में या पंजाब हाउसिंग उसमें किया हो, किसी में भी किया हो, तो आपको आने वाले अगर 1-2 साल के लिए आप अगर होल्ड रखते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और अच्छा पैसा मिल सकता है, बन सकता है आपका। क्योंकि पिछले अगर कुछ दिनों से आप देखो, करीब 1.5 साल का आप अवधि में देखो, जितने भी सरकारी बैंक है सारे बैंक की लिस्ट देखो, इनके 1.5 साल की प्राइस चार्ट देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कई बैंक 10-10 गुना तक चढ़ गए सरकारी क्षेत्र के। कुछ बैंक है जिनका फंडामेंटल कमज़ोर है, जो बैंक का विलय होने वाला है या वो संदिग्ध, उसके अंदर क्या है कि वहाँ पर जरूर तो आपको थोड़ा बहुत कम मिलेगा, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो सारे जो बैंक है 5-5, 10-10 गुना चढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो पंजाब नेशनल बैंक है ये भी इतना 1.5 साल में इतना नहीं चला, क्योंकि साल भर के अंदर ये डबल के आसपास ही है। अगर 1.5 साल का देखेंगे तो 1.5 साल पहले ये 30-32 रुपये ट्रेड कर रहा था, वहाँ से देखा जाए तो 3-4 गुना ही है। इसके मुकाबले आप देखेंगे जैसे एसबीआई देखेंगे 150 रुपये तक, 850 रुपये तक पहुँच गया वो। केनरा बैंक को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, जितने भी सरकारी क्षेत्र बैंक है वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल गई। लेकिन ये जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ क्या होता है कि इसकी एनपीए ज़बरदस्त है। एनपीए जितने ज़्यादा बढ़ गए थे कि जो आपने बीच में कांड सुना वो मेहुल चोकसी और नीरव मोदी वाले, जो कि 14,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए
और इसी तरह मेहुल चोकसी के और भी कई तरह के मामले थे। माल्या के समय भी इनका नाम जुड़ा था। तो ये क्या कि जो बैंक से भारी भरकम कर्जा उठाया और बाद में देश छोड़कर भाग गए, तो एनपीएस बहुत बढ़ गए थे इनके पास। एनपीएस में क्या होता है कि बैंक की पूरी बैलेंस शीट बिगाड़ के रख देते हैं। जितना पैसा बैंक के पास अब आया है, जितना गया है और जितना वापस लौटा है, इसमें भारी भरकम अंतर था। मतलब आया मतलब एक तो क्या कि पब्लिक ने जमा करा है पैसा, आरबीआई ने दिया जो भी वो पैसा होता है। दूसरा पैसा ब्याज से बैंकों का आता है वो होता है। तीसरा पैसा होता है कि जो बैंक का अलग अलग जो प्रॉपर्टी होती है वहाँ से आता है वो पैसा होता है आवक में। लेकिन जब बैंक जब लोन देती है तो वो जो आवक में होता है कि बैंक किसको बड़े बड़े उद्योगपति को लोन देना है, इनको देना। उसमें क्या कि जो पैसा डूब जाता है, जो नहीं आता है, उसमें अगर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है तो वो चीज़ क्या कि बैंक के लिए नुकसानदायक हो जाती है। और यही इस बैंक के साथ भी हुआ था, पीएनबी के साथ, कि इसके बहुत बड़े बड़े मामले निकल के आए थे और इस तरह शेयर गिरा था कि करीब 30-32 रुपये तक गिर गया था। क्योंकि वो दो व्यक्ति ने अगर 15,000 करोड़ रुपये का चुनाव लगाया तो आप सोचिए और कितने लोग चुनाव लगा के बैठे होंगे। लेकिन खैर इन्होंने बाद में जब ऐसे मामले बहुत ज़्यादा आने लगे तो सरकार भी सख्त हो गई, आरबीआई भी सख्त हो गई और सबने मिलकर बैंक में जो जब भी ऐसे जो मामले होते थे, जो एनपीएस वगैरह का या घोटाले के या फ्रॉड के, वहाँ कहीं ना कहीं बैंक के कर्मचारी, मैनेजर वगैरह की या बड़े लेवल के अधिकारियों की मिलीभगत इसके अंदर जरूर पाई गई। इसीलिए बैंक का जो नेगेटिव माहौल बन गया था और शेयर गिरते चला गया था। तो अब जाके सुधार आ रहा है बैंकिंग क्षेत्र में। जो सुधार किया उसका नतीजा है कि आज सरकारी बैंक का अच्छे खास रिटर्न दे रहे हैं और निवेशकों को जो कि इसके अंदर बरसों से फंसे पड़े थे ऐसे स्टॉक में, उनको भी अब ये शेयर एक लाभदायक बन चुका है। एक निजी बैंक की तरह ये भी अब मुनाफा देने लगे हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसकी थोड़ी कहानी जान लेते हैं, बैंक क्या है, कहाँ से और बैंक के किस तरह से संकट में रही है, संकट से बाहर निकली है। तो ये आज की बैंक नहीं है, ये करीब 125 साल हो चुकी है, 126 साल पुरानी बैंक है। लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी लाहौर में अनारकली मार्केट के सामने जो आर्य मंदिर, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट की थी। इस बैंक की पहली शाखा वहीं खोली थी। उस समय जब 1895 में समय क्या था कि लाहौर मतलब पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान देख रहे हैं, वो पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, ये पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा हुआ करता था। और उसी में वहाँ पर लाला लाजपत राय जो कि क्रांतिकारी रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, तो उन्होंने इस बैंक की स्थापना की थी। इसलिए की थी कि तब अंग्रेज लोगों को क्या कि जितने भी जो फाइनेंशियल चीज़ें थी, बैंक वगैरह सब अंग्रेज लोग चलाते थे और वहाँ पर जितना पैसा जमा होता वो अंग्रेजों के फायदे के लिए होता था। अंग्रेज अपना फ़ायदा देखते थे और आम आदमी को कुछ नहीं मिलता था। तो इन्होंने लाला लाजपत राय ने सोचा कि क्यों ना हम अपना देसी बैंक बनाए जिसके अपना पैसा रहे, और इसको एक तरह से व्यापारी के लिए बनाया था बैंक को इसको। और 9 लोगों को मतलब स्टाफ था, बहुत छोटा स्टाफ था और 5-7 लोगों मिलकर इस बैंक को बनाया था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बैंक मतलब चलता गया और पूरे जो पाकिस्तान के अंदर ही करीब करीब 30-40 ब्रांचें खुल गई थी और हमारे देश में भी खुल गई थी ब्रांचेस की। लेकिन क्या समय हमेशा अच्छा नहीं रहता है। जब 1947 का जो बंटवारा हुआ और मारकाट हुई है, जो देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग बना, देश आज़ाद हुआ, ये काफ़ी एक संकटग्रस्त दौर रहा। वो 1942 सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ही सारी हालत ख़राब हो गई थी। तो कई बैंकों को लूटा गया, कई बैंकों को जला दिया गया, कई जगह ये हुआ। तो 47 में क्या कि काफ़ी लोग वहाँ से भाग कर यहाँ आ गए थे और उनका जो पैसा जमा पड़ा था पाकिस्तान में, जो बैंक के ब्रांचें थे उसके अंदर जमा पड़ा था। वहाँ पर से करीब 40% हिस्सा बैंक का, 41% हिस्सा वहीं था। बैंक का जितना भी मतलब वैल्यू थी, मार्केट कैप था, जितना उसकी प्रॉपर्टी थी, उसमें से 40-41% हिस्सा पाकिस्तान में था। लाहौर और रावलपिंडी उस जगह पर था वहाँ पर। तो वहाँ पब्लिक का पैसा बहुत जमा था उसके अंदर। लेकिन लोग क्या कि मार्केट के चक्कर में क्या होता है कि भागकर वहाँ से आ गए, हिंदुस्तान आ गए। उस समय लाला लाजपत राय ने और इन्होंने मतलब जितने लोग थे, इन्होंने ये कहा था कि भाई जिन लोगों के पास अगर अपने जो बैंक में जमा करने का कोई भी रसीद हो, चाहे पावती हो, चाहे पर्ची हो, कोई भी सबूत हो, तो वो पेश करेंगे तो हम उसको पूरा पैसा दे देंगे। तो इस तरह वहाँ से जो भागकर खाली हाथ लोग आए तो उन लोगों को यहाँ की जो बैंक थी, पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच जो भारत में, उन्होंने सब लोगों को पैसा दिया। उसी पैसे से उनका जीवन चलता रहा, बिजनेस चलता रहा। जिन लोगों का पैसा जमा था सबको पैसा बैंक ने दिया और यहीं से ये बैंक के विश्वास का प्रतीक बन चुका था ये पंजाब नेशनल बैंक का। क्योंकि लाला लाजपत राय को भी ये कहा जाता है कि पंजाब केसरी के नाम से वो फेमस थे, कि उनको पंजाब केसरी एक उपाधि होती है, वही उपाधि इनको मिली हुई थी बैंक को, और ये पंजाब नेशनल बैंक के नाम से चलता रहा। लेकिन था तब तक निजी क्षेत्र का ही बैंक था ये। और इसे एक दो नहीं करीब 14-15 बैंक थे उस समय देश में, जो कि उद्योगपति चलाते थे या उसको चलाते थे राजा महाराजा के, वो चलाते थे, स्टेट जो होते वो चलाते थे। बाद में क्या होता है, देश आज़ाद होने पर नई सरकार बन गई। नई सरकार बनने के बाद में बदलते रहे और 1969
ये दौर था इंदिरा गांधी के शासन का दौर था। उस समय क्या था कि जितने जो निजी क्षेत्र के बैंक थे उसके अंदर कोई मॉनिटर करने वाला नहीं था, कोई जानकारी निकल के बाहर आती नहीं थी। अंदर के अंदर मतलब घपले होते थे, अंदर के अंदर फ्रॉड होते थे, अंदर के अंदर मतलब किसको पैसा दे रहे किससे जा रहा, कोई मतलब सरकार की नज़र से बाहर थे। तो सरकार ने कहा कि इन बैंकों में राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, यानी कि बैंक सरकार की निगरानी में चलना चाहिए। तो बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में 14 बैंकों का। तब ये बैंक भी उसमें आ गया था, पंजाब नेशनल बैंक भी, और तब से बैंक सरकारी क्षेत्र बैंक बन गया। और तब से लेकर आज तक सरकारी क्षेत्र का ही बैंक है। और अब ये बैंक कह सकते हैं कि देश के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक बन चुका है। और इसका जो पंजाब हाउसिंग बैंक भी इन्हीं का ही है। एक बात और इनके साथ है कि इनका अभी कुछ दिन पहले इनको एक अच्छा खासा फंड मिला था। इन्होंने क्या करा था, जो केनरा बैंक और HSBC का इनका एक लाइफ इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस वाला लाइफ इंश्योरेंस का। तो उसके अंदर इसकी पंजाब नेशनल बैंक की जो हिस्सेदारी थी वो 10% हिस्सेदारी इन्होंने बेची बीते दिनों। तो वहाँ से भी उनको अच्छा खासा पैसा मिल गया है, वो उससे बाहर हो गए। जो केनरा बैंक और HSBC में जो इनके पास हिस्सेदारी बेच के बाहर आ गई है, पिछले साल की बात है। यानी कि अभी बैंक अच्छा है, इन्वेस्ट फिर करने के लायक है, कर सकते हैं। 100 इतना बड़ा बैंक है, 1,32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसका शेयर आपको अगर एक इसमें मिल रहा है 119 रुपये में, तो महंगा नहीं है। क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू भी अभी 100 रुपये के आसपास बुक वैल्यू के आसपास ये शेयर मिल रहा है आपको। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है, 10 रुपये थी पहले, लेकिन ये क्या कि 2005 में लिस्ट हुआ था तो 10 रुपये फेस वैल्यू थी। अब इसमें एक बार ये स्प्लिट हो चुका है, 2010-11 के आसपास स्प्लिट हुआ। उसमें हर 10 मतलब उसकी जो फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये कर दी, तो हर एक शेयर के 5 शेयर बन चुके हैं। तो ये दोस्तों, अगर नंबर देने की बात करेंगे हम बैंक को, तो आराम से 10 में से हम 8-9 नंबर दे सकते हैं। अब चूँकि अब इसके ऊपर बैंक कोई मामले नहीं, कोई बड़ी देनदारियाँ नहीं, कभी वो नहीं, तो भविष्य अच्छा है। टारगेट की बात करेंगे तो आपको अगर 2-3 साल में ये 200 रुपये के ऊपर निकल सकता है। कोई गारंटी नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन इसका इतिहास, पिछला इतिहास देख के लगता है कि ये निकल जाएगा 200 के ऊपर आराम से। आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।